आओ जी शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्या कहता है, ध्यान से लिखते हैं पहले एक बार। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करना किसको? फर्म को। पार्टनरशिप को नहीं, फर्म को डिसॉल्व करना। ठीक है, आओ जी लिखो बेटा। इट मीन्स डिसकंटिन्यूशन। इट मीन्स डिसकंटिन्यूशन। इट मीन्स डिसकंटिन्यूशन, वाइंड अप, wound up, or dissolve the business activity. Dissolve the business activity where economic relationship, देखो बेटा, where economic relationship among the partners end, among the partners end लिखो इन, बोलता हूँ, देखो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, according to section 39, next paragraph में लिखो, according to section 39, in such a event all assets are realized. सारी assets बेच देंगे। all assets are realized, realize के ब्रैकेट में लिखो बेटा sold, realize के ब्रैकेट में लिखो sold, all assets are realized and liabilities are to be paid off, and liabilities are paid off, and liabilities are paid off. Next, all assets, क्या लिखा था? all assets are realized and sold and liabilities are to be paid off. If any balance is paid, if any is paid to the partners, is paid to the partners to settle their accounts, to settle their accounts, उनके अकाउंट्स को सेटल करने में काम आएगा वो पैसा। और if any shortfall, नेक्स्ट लिखो, और if any shortfall, or if any shortfall, then partners personally paid, then partners personally paid, partners उसे personally pay करेंगे। मतलब ध्यान से समझो, दो चीजें हैं, एक है डिसोल्यूशन ऑफ, दो चीजें, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां पे इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? चेंज होता है। और यहां क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है बेटा? एंड हो जाता है। इसमें चेंज होता है, इसमें एंड हो जाता है। चेंज होने का मतलब इस चैप्टर, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे? इसमें चैप्टर आएंगे चेंज इन पीएसआर, इसमें चैप्टर आएगा एडमिशन, इसमें चैप्टर आएगा रिटायरमेंट, इसमें चैप्टर आएगा डेथ, और इसमें चैप्टर आएगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहां फर्म ही बंद हो जाती है। यहां देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि क्या हो रहा है? पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर नया एग्रीमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर क्या बन रहा है? नया एग्रीमेंट बन रहा है। इसमें चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। ये दो हम एसए 1 में पढ़ चुके हैं, ये दो हम एसए 2 में पढ़ रहे हैं, और ये एसए 2 में है। और इसमें क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या हो जाती है? एंड हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इकोनॉमिक रिलेशन क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा अकाउंट बनता है बोलो? रीवैल्यूएशन। और इसमें कौन सा बनता है? रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? रिवैल्यू किया जाता है। और यहां एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया जाता है? रियलाइज करते हैं, रियलाइज ऑफ एसेट्स एंड पेड ऑल लायबिलिटी। सारे एसेट्स को रियलाइज करके सारी लायबिलिटी को क्या कर दिया जाता है? पे कर दिया जाता है। कोई डाउट यहां तक किसमें? समझ आ गया? लिखो नेक्स्ट। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, समझ आ गया ना बस, ठीक है। लिखो बेटा आगे। ये रिवैल्यूएशन लिखा है, रियलाइजेशन लिखा है। नीचे लिखा है कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? रिवैल्यू किया जाता है, और उसमें क्या किया जाता है? रियलाइज किया जाता है। लिखो नेक्स्ट। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मोड ऑफ डिसोल्यूशन। मैं लिखवा नहीं रही आपको, या बुक से रेफर कर सकते हो। मोड ऑफ डिसोल्यूशन लिखो बेटा। पहला मोड ऑफ डिसोल्यूशन में लिखो बेटा, सबसे पहले बुक खोल लो, बुक में पहले ही पेज पे 8.1 पे साफ साफ दे रखा है, वहीं से एक बार रीड कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। क्या बेटा? पहला क्या है बेटा बताओ? मोड ऑफ डिसोल्यूशन में पहला क्या है?
म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या है बेटा? म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या है बेटा? म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एग्री कर गए और उन्होंने फर्म को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? फर्म को क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। यहां तक कोई डाउट? आगे चलो नेक्स्ट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कोर्ट इंटरवेंशन करके आपकी फर्म को क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। पहला क्या है बेटा? इसमें कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी ये होगा। और दूसरा, यदि कोई पार्टनर या फर्म किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो भी क्या हो जाएगी? फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट? नोटिस का क्या मतलब है? कोई पार्टनर फर्म को नोटिस दे देगा और फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट में 4 पॉइंट से ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या है? यदि क्या हो जाए? टर्म एक्सपायर हो जाए। दूसरा, वेंचर कंप्लीट हो जाए। तीसरा, किसी पार्टनर की क्या हो जाए? डेथ हो जाए। या कोई पार्टनर क्या हो जाए? किसी एक पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए तो भी फर्म को क्या करा देंगे? डिसॉल्व। पेपर में क्वेश्चन आएगा इनडायरेक्ट, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, क्या फर्म डिसॉल्व होगी? हाँ या ना? नहीं होगी। यदि एक पार्टनर को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो फर्म डिसॉल्व होगी? हाँ होगी। डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट का मतलब है कि कोर्ट कैसे फर्म को डिसॉल्व करवाएगा। तो वही है, यदि कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, अनलॉफुल एक्टिविटी हो, तो उस केस में कोर्ट भी आके आपको क्या करवा देता है? आपकी फर्म को वाइंड अप कर देता है, बंद कर देता है। क्लियर है इतनी बात सबको? कोई कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होगा, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होगी, सब उसके वही मतलब है सारे के सारे। हाँ जी, यही है बेटा। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड मतलब कोई पार्टनर पगलैट हो जाए, पागल हो जाए, तुम्हारे जैसा हो जाए, तो उस केस में फर्म को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। तुम्हारे जैसा हो जाए, हमारे जैसा। नेक्स्ट आगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई साहब, ये क्वेश्चन पक्का पेपर में आएगा, मुझे बहुत हद तक उम्मीद है कि ये पेपर में हो सकता है। और ऐसे नहीं होगा, बेसिस दे रखे होंगे और आपको करना होगा। ठीक है जी? तो पहला क्या है बेस बताओ? मीनिंग। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सबसे पहला क्या है बेटा? मीनिंग। क्या है मीनिंग बताओ? पहला, इसमें क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? एंड ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होता और इसमें एंड ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप हो जाता है। तो पढ़ते हैं पहला पॉइंट, कोर्ट इंटरवेंशन। सेकंड पॉइंट क्या है? कोर्ट इंटरवेंशन। बताओ, इसके लिए कोर्ट इंटरवेंशन होता है? सर कोर्ट को क्या मतलब? मैं चेंज इन पीएसआर करूं, एडमिशन करूं, रिटायरमेंट करूं, डेथ करूं, तो हो सकता है कोर्ट इंटरवेंशन इसमें नहीं होता, पर इसमें कोर्ट इंटरवेंशन होता है। यदि क्या हो जाए? अनसाउंड माइंड हो जाए, इलीगल एक्टिविटी हो जाए, सारे पार्टनर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में कोर्ट कंपल्सरी डिसोल्यूशन करवा देती है। थर्ड, बिजनेस कंटिन्यूएशन। इसमें बिजनेस चलता रहता है और इसमें बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं होती, पर इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाती हैं? क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है बताओ? रीवैल्यू होती है। क्या होती है इसमें? एसेट्स क्या होती है पार्टनरशिप में? हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होंगी? एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होंगी? रीवैल्यू होंगी। और यहाँ पे एसेट्स क्या होंगी? रियलाइज होंगी और लायबिलिटीज क्या होंगी? पे ऑफ हो जाएंगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप चेंज होता है और इसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड होता है। लास्ट पॉइंट, इफेक्ट। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, but dissolution of partnership may or may not be involved in the dissolution of partnership firm। क्लियर है इतनी बात? ये 7 पॉइंट ध्यान से एक बार रीड करो, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। हेडिंग डालो बेटा, हेडिंग डालो। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेक्शन 48। सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, लिख लो। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48। सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? सबसे पहले बताओ, लिखो बेटा, रियलाइज ऑल एसेट्स। सबसे पहले क्या होता है बताओ? रियलाइज ऑल एसेट्स, रियलाइज ऑल एसेट्स, रियलाइज ऑल एसेट्स, पहला स्टेप। स्टेप 2 में क्या करते हैं? पे ऑफ
ऑल लाइबिलिटीज, पे ऑफ ऑल लाइबिलिटीज। ऑल लाइबिलिटी में सबसे पहले किसको देंगे? वैसे सबसे पहले किसको देते हैं? रेम्यूनरेशन के लिए पैसा रखते हैं, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, और डिसोल्यूशन एक्सपेंस करवाने की रेम्यूनरेशन रखी जाती है, ठीक है। तो उसी के लिए सबसे पहले पैसे रखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। सबसे पहले किसको पे करेंगे? आउटसाइडर सिक्योर्ड को। किसको पे करेंगे? लिखो, पहले किसको पे करेंगे? आउटसाइडर सिक्योर्ड को। फिर किसको पे करेंगे? आउटसाइडर अनसिक्योर्ड को, आउटसाइडर्स इनसिक्योर्ड को। फिर किसको पे करेंगे? पार्टनर्स लोन को। बेटे ऐसे कैसे कर रहे हो? हाँ जी, सिक्योर्ड का मतलब होता है जैसे बैंक लोन, जिसके पास हमारे पास कोई ना कोई एसेट गिरवी पड़ी है। और इनसिक्योर्ड हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये सारे के सारे क्या हो गए? इनसिक्योर हो गए। तो फिर तो पार्टनर ही लेके अपने घर चला जाएगा, वो कहेगा भाड़ में जाओ तुम सब लोग। लिखो जी, क्या था सबसे पहले बताओ? सबसे पहले किसको पे करोगे? आउटसाइडर सिक्योर्ड को, फिर आउटसाइडर अनसिक्योर्ड को, फिर पार्टनर के लोन को, फिर पार्टनर के लास्ट में पार्टनर्स कैपिटल को। किसको पे करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल को। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट आगे एक नोट लिखो, स्पाउस लोन इज आउटसाइडर लोन। स्पाउस लोन, जो पार्टनर की वाइफ है ना, वो घर वाली है कि बाहर वाली है? वैसे तो घर वाली, पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर वाली है। ठीक है जी, चले अब इसके बेसिस पे ना 3 एग्जांपल्स हैं, वो ध्यान से पढ़ते हैं। पढ़ो पहला एग्जांपल। मिल गया सबको बुक में? पढ़ो क्या लिखा है। द फर्म ऑफ XYZ वॉज डिसॉल्व। एक फर्म है XYZ की, जो कि क्या हो गई? डिसॉल्व। वाई डिमांड्स दैट हिज लोन ऑफ 25,000 टू बी पेड। कह रहा है वाई डिमांड कर रहा है उसका 25,000 रुपए का लोन टू बी पेड बिफोर, पहले दे दिया जाए, द कैपिटल अकाउंट, मतलब कैपिटल से पहले उसका लोन दे दिया जाए। बट X और Z डिमांड्स दैट कैपिटल टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द वाइज लोन। मतलब X कह रहा है, X और Z कह रहे हैं कि पहले कैपिटल दिया जाए फिर लोन दिया जाए, और Y कह रहा है कि पहले लोन की पेमेंट होगी फिर कैपिटल की पेमेंट होगी। तो कौन सही है? Y सही है। तो आप पेपर में लिख के आओगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। भाई साहब मैडम फ्लैट एकदम, आगे पढ़ेगी नहीं वो, क्योंकि बच्चा जो आंसर कर रहा है वो लॉ के सेक्शन के रेफरेंस को देते हुए कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। तो क्या लिखा है? Y is correct because according to section 48 of the Indian Partnership Act 1932, loan is to be paid before the payment of the capital. क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आगे आओ एग्जाम्पल नंबर 2 पे। बेटे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लो यार, एक यहां आ जाए एक पीछे चला जाए यार बुक लिखने। अब बुक ही नहीं है तो मेरी शक्ल थोड़ा ना देखोगे यार, मैं सुन के काम हो जाएगा। तुम्हें लगता है सुन के काम हो जाएगा? मतलब इतने छोटे, ओ भाई कॉपी और पेन तो उठा ले। सच में आओ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 2 ध्यान से रीड करो बुक में क्या लिखा है। ऑल द पार्टनर्स हैव डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म। सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। वाई अ पार्टनर, वाई एक पार्टनर है, वो डिमांड कर रहा है हिज लोन ऑफ 80,000 टू बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द मिसेस, अंडरलाइन करो, घर वाली, मिसेस एक्स लोन 20,000। वाई कह रहा है कि पहले मेरा लोन चुकाया जाए 80,000, फिर भाभी जी का 20,000 रुपए का लोन चुकाया जाए मिसेस एक्स का। अनदर पार्टनर एक्स डिमांड्स दैट नहीं, मिसेस एक्स लोन शुड बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ द वाइज लोन। एक्स कह रहा है नहीं, पहले मेरी घरवाली का लोन दिया जाएगा फिर वाई का नंबर आएगा। तो कौन सही है? एक्स और वाई? एक्स। एक्स घरवाली तो बेटा ऑलवेज राइट। ठीक है, तो कौन सही है? एक्स सही है। एक्स इसलिए सही है क्योंकि जो मिसेस एक्स है ना, वो कौन है?
आउटसाइडर। तो पहले मिसेस एक्स का लोन चुकाया जाएगा, फिर वाई का लोन चुकाया जाएगा, क्योंकि वाई, देखो मैंने आपको चार चीजें बताई। सबसे पहले एसेट्स बेची, सबसे पहले किसको पे करोगे? आउटसाइडर सिक्योर्ड, दूसरा आउटसाइडर, फिर पार्टनर का, फिर पार्टनर का कैपिटल। क्लियर है इस बात? तो फिर उस केस में मिस्टर एक्स का लोन पहले पे करेंगे। हाँ जी, आओ जी इलिस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या कहता है? ए और बी पार्टनर है एक फर्म में जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। कहता है मिसेस ए हैज गिवन अ लोन ऑफ 20,000। मिसेस ए ने कितने का लोन दिया बेटा? टू द फर्म, एंड द फर्म had also taken a loan 10,000 from बी। कितने का लोन लिया है? 10,000 का बी से लोन लिया है। द फर्म वॉज डिसॉल्व एंड द असेट्स वर रियलाइज एट 25,000। असेट्स कितने की रियलाइज हो गई? 25,000 की। कह रहा है बताओ मिसेस ए को और बी के लोन को कैसे पे किया जाएगा? अच्छा बताना, मिसेस ए का कितने का लोन है? रेशियो में क्यों करेंगे बताओ? बोलो सर जी, मिसेस एक्स है और मिस्टर बी है। ये आउटसाइडर है या इनसाइडर है? इसका लोन 20,000 है और इसका लोन, और हमारे पास एसेट्स रियलाइज कितने की हुई है? तो हम सबसे पहले किसको देंगे? इसको देंगे 20,000, इसको देंगे 20,000, इसका बैलेंस 0, और इसको देंगे 5,000, इसका बैलेंस क्या बच जाएगा? 5,000। अब सुनो ध्यान से बात को, यदि दोनों ही मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई होते तो, मिस्टर ए और मिस्टर बी होते तो, दोनों ही पार्टनर होते तो ये 25,000 रुपए कैसे चुकाते? टू लोन रेशियो में। कौन सी रेशियो में? लोन रेशियो में। इतनी बात सबको समझ में आती है? तो भी लोन रेशियो में। एक ना मिस्टर एक्स है, कौन है मिस्टर एक्स एक पार्टनर है। इनकी फर्म में जो एसेट्स है ना वो 1 करोड़ की है। कितने की एसेट्स है फर्म में? बोलना, फर्म की एसेट्स कितने की है? 1 करोड़ की। और फर्म की लायबिलिटी कितने की है? 60 लाख की। और इनकी पर्सनल एसेट्स 10 लाख की है, और लायबिलिटी कितने की है? पर्सनल लायबिलिटीज कितने की है? 15 लाख की। ये रोज पिटते हैं अपने गली मोहल्ले में, रोज इनकी पिटाई होती है, और लोग इनको कहते हैं कि अपनी एसेट्स बेच और हमारा पैसा दे। तो ये कह रहे हैं, ये अपनी एसेट्स पर्सनल नहीं बेचना चाहते, फॉर्म में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये एसेट्स बेचो 1 करोड़ की, और मैं पैसा अपनी लायबिलिटी को देना चाहता हूं। तो जैसे एसेट्स बिकेंगी ना फर्म की, वैसे ही पहले 60 लाख रुपए किसको जाएंगे? फर्म की लायबिलिटी को। जो 40 लाख बचेगा उससे पार्टनर अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे कर सकता। आप इसको ऐसे मानो, उसकी पर्सनल एसेट्स कितने की है? 0। इसकी पर्सनल एसेट्स कितने की है? 0। ऐसे समझो, 0 की एसेट्स है, लायबिलिटी कितने की है? मतलब बड़ी बड़ी बातें करके इसने अपने आसपास गली मोहल्ले में लोगों से क्या ले रखा है? उधार ले रखा है। अब रोज इसकी पिटाई होती है, बाद में जब पता चला ये तो किराए के घर पे रहता है, तो इसकी बुरी हालत, रोज इसको गली मोहल्ले वाले पकड़ के जहां दिखे वहां पीट दे। तो ये फर्म के पास गया, फर्म को कह रहा है सारी 1 करोड़ की एसेट्स बेचो, मैं अपनी लायबिलिटी पे करना चाहता हूं। तो फर्म की लायबिलिटी वाले आ गए, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब लोग आगे खड़े हो गए। बोले कि सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 60 लाख रुपए पे करोगे। सबसे पहले ये 60 लाख हमें दोगे, बच जाए तो फिर आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब पर्सनल एसेट्स पे किसका हक है? किसका? पर्सनल एसेट्स पे पहले पर्सनल लायबिलिटी का हक है। उसी प्रकार से फर्म की एसेट्स पे पहला हक किसका है? फर्म की लायबिलिटी का। और ऐसे ड्राइंग कोई कैश छोड़ना पड़ा है फर्म के पास? कैसे? नहीं हो सकता। ये देखो बेटा, एसेट्स कितने की है? 1 करोड़ की। तो इस एसेट्स को बेच के पहला हक किसका है? इस पे फर्म की लायबिलिटी वालों का। कुछ बच गया तो किसके पास जाएगा? पार्टनर के पास। क्लियर है? अब इस सिचुएशन को उल्टा बना देते हैं। फर्म के पास एसेट्स ही नहीं है, फर्म के पास मान लो एसेट 0 हो गई, बेचारा सब कुछ खत्म हो गया, और 10 लाख की लायबिलिटी है इन पे।
इनकी पर्सनल एसेट्स 1 करोड़ की है और लायबिलिटी 40 लाख की है। अब फर्म में पार्टनर की रोज पिटाई हो, रोज क्रेडिटर आए, बिल्स पेबल वाले आए, कभी कभी तो लेबर ही इन्हें पीट देती है, इतना बुरा हाल है। आउटस्टैंडिंग रेंट, लैंडलॉर्ड आया, लैंडलॉर्ड मार के चला गया, किराया नहीं दिया हुआ 6 महीने का, लेबर आई, लेबर ने मारना शुरू कर दिया, 3 महीने से उनकी वेजेस नहीं दे रखी, तो बुरी हालत है फर्म में। तो हमने एक्स को रिक्वेस्ट करी कि एक्स जा अपनी पर्सनल एसेट्स बेच, तू पर्सनली बहुत अमीर है, अपनी पर्सनल एसेट्स बेच और पैसा लेके आ फर्म में कि हमें लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है। तो जैसे ही एसेट्स बेचने लगेगा तो पहला हक किसका होगा? किसका? दूध वाले का, राशन वाले का, आसपास जो गली मोहल्ले में हमने लोन ले रखा है पर्सनल लायबिलिटीज का, पहले मैं अपनी पर्सनल लायबिलिटीज पे ऑफ करूंगा और यदि कुछ बचा तो फिर मैं फर्म की लायबिलिटीज पे ऑफ कर दूंगा। बोलो यस और नो। यहां तक किसी को डाउट? यही सेक्शन 49 है, फर्म डेट वर्सेस प्राइवेट डेट। मतलब पहले पर्सनल एसेट से पर्सनल लायबिलिटीज पे की जाएंगी, कुछ बच गया तो फर्म को पे किया जाएगा। उसी प्रकार से पर्सनल लायबिलिटीज को, पर्सनल एसेट्स को बेचकर पहले किसको पे किया जाएगा? पर्सनल लायबिलिटीज को। फर्म के एसेट्स को बेचकर पहले किसको पे किया जाएगा? फर्म की लायबिलिटीज को। एक काम करो, ध्यान से बुक से सेक्शन 49 डिफरेंस बिटवीन, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और ध्यान से रीड करो। आओ जी, हेडिंग डाल लीजिए जर्नल एंट्रीज। क्या करने जा रहे हैं अब? इसकी जर्नल एंट्रीज। आओ, स्टेप 1 क्या था बताओ? स्टेप 1 सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 में क्या करेंगे? क्लोज ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सारे अकाउंट्स बंद कर देंगे। सारे अकाउंट्स में 4 चीजें बंद करेंगे बेटा। हम क्या क्या बंद करेंगे? बोलो भाई बोलो। सर हम एसेट्स बंद कर देंगे सारी की सारी। अच्छा बताओ, एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यस और नो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अच्छा, एक चीज है यहां कि गुडविल बंद होगी। क्या बंद नहीं होगा? क्या बंद नहीं होगा? बोलो। कैश इन हैंड, कैश इन, ये बंद नहीं होगा। कैश एट बैंक बंद नहीं होगा और फिक्टिशियस एसेट्स बंद नहीं होंगी। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या आ गया? P&L का डेबिट बैलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंस, फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, वो सारी के सारी फिक्टिशियस एसेट्स बंद नहीं होंगी। वो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके क्लोज हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट चीज क्या है? बोलो। लायबिलिटी। कैसे बैलेंस होते हैं लायबिलिटी के? क्रेडिट। और बंद करने के लिए क्या करेंगे? बोलो। डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? बोलो। लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यस और नो? कौन सी लायबिलिटीज बंद होंगी? सर सारी लायबिलिटीज बंद हो जाएंगी, चाहे वो नॉन करंट हो चाहे वो करंट हो। क्या बंद नहीं होगा? पार्टनर्स कैपिटल बंद नहीं होगा रियलाइजेशन में, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में एक एक्सेप्शन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बंद होगा, ये क्लोज होगा। यहां पे आप लिखना नॉन करंट एसेट्स भी बंद होंगी, करंट एसेट्स भी बंद होंगी एंड उसमें गुडविल भी बंद होगी। कहां पे? ओ, NCL, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। कोई डाउट एसेट लायबिलिटी में? हाँ जी, हाँ सब बताता हूं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस कौन से होते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉसेस बताओ। P&L का एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और कोई फिक्टिशियस एसेट्स। इन सबके कैसे बैलेंस है? बोलो। इन सबके डेबिट बैलेंस है। कैसे बैलेंस है? और इन्हें क्या करेंगे? इन्हें क्लोज कहां से करेंगे? क्लोज करेंगे कहां से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। यस और नो?
अच्छा बताओ, जब आप लॉसेस पार्टनर्स में बांटोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? कम करने के लिए क्या करोगे? एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। नेक्स्ट लास्ट चीज क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में तीन प्रकार के प्रॉफिट हैं। कौन कौन से? फ्री वाले, वर्कमैन कंपनसेशन वाला और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला। कौन से वाला? फ्री वाला, वर्कमैन कंपनसेशन वाला और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला। तो फ्री वाला कौन कौन सा है? पी&एल का क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व नहीं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और कॉन्टीजेंसी रिजर्व। अच्छा बताओ इनके कैसे बैलेंस है? क्रेडिट, जब आप रिजर्व्स पार्टनर्स में बांटोगे तो क्या कहोगे? फ्री रिजर्व्स डेबिट, फ्री रिजर्व्स को डेबिट करके किस में बांट दोगे? पार्टनर्स कैपिटल में। देखो ना, लॉजिक लगाओ थोड़ा सा यार। जब आप रिजर्व्स को बांटोगे तो कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? और बढ़ेगा तो क्या करेंगे? और खत्म क्या हो रहे हैं? रिजर्व डेबिट करके खत्म हो गए। आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे क्या पढ़ेंगे? एग्जांपल नंबर, क्या पढ़ेंगे? एग्जांपल नंबर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और एक और होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये दोनों क्या होंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये दोनों क्या होंगे? क्लोज होंगे। क्या होंगे? क्लोज। थ्रू कहां से? रियलाइजेशन अकाउंट से। और एंट्री क्या बनेगी बोलो? रियलाइजेशन डेबिट नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैंने आपके सामने स्टेप 1 पूरा लिख दिया। ये है पूरे का पूरा स्टेप 1। क्या क्या क्लोज करा? एसेट को क्लोज करा। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं बोलो? बोलो डेबिट। खत्म करने के लिए एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू एसेट। कौन कौन सी एसेट्स क्लोज होगी? चाहे वो नॉन करंट हो, करंट हो या गुडविल हो। क्या क्लोज नहीं होगा? कैश इन एंड, कैश एट बैंक, उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा। और फिक्टिशियस एसेट्स भी क्या भी क्लोज नहीं होंगी। फिक्टिशियस एसेट सारी की सारी पार्टनर्स कैपिटल से जाके राइट ऑफ हो जाएंगी। नेक्स्ट लायबिलिटीज के कैसे बैलेंस होते हैं बेटा? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। क्या एंट्री होगी? लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट किया और क्लोज होंगी कहां से? रियलाइजेशन अकाउंट से। कौन सी लायबिलिटीज? चाहे वो नॉन करंट लायबिलिटी हो चाहे वो करंट लायबिलिटी हो। कौन क्लोज नहीं होगा? पार्टनर्स कैपिटल का सेपरेट अकाउंट बनेगा और रिजर्व एंड सरप्लस वो रहे सारे के सारे। रिजर्व एंड सरप्लस पे दो तीन चीजें होंगी, फ्री होंगे, वर्कमैन होगा और इन्वेस्टमेंट होगा। यदि फ्री वाले होंगे तो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। वर्कमैन पे अभी एग्जांपल नंबर 4 पढ़ेंगे। और जो फ्री और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये दोनों के दोनों कहां से क्लोज होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से। एंट्री क्या होगी? रिजर्व्स टू रियलाइजेशन। कोई डाउट यहां तक? ये क्लियर है बेटा सारे का सारा? एक बार ध्यान से नोट कर लो, किसी को नोट करना है तो। स्टेप नंबर 2, realized all assets and unrecorded assets। रियलाइज करेंगे एसेट्स को और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को। तीन तरीके से करा जा सकता है। कैसे बोलो? या तो कैसे करेंगे? या तो मार्केट में बेच देंगे, या टेक ओवर करा के जाएगा कौन? बाय एनी लायबिलिटी वाला, या टेक ओवर करा के लेके जाएगा एनी पार्टनर। एनी पार्टनर। यदि मार्केट में बेचोगे तो क्या होगा बोलो? मार्केट में बेचोगे तो पैसे मिल जाएंगे। क्या होगी? कैश टू रियलाइजेशन। और लायबिलिटी वाला ले जाएगा तो नो एंट्री। लायबिलिटी वाला ले जाएगा तो नो एंट्री। और पार्टनर ले जाएगा तो उसका कैपिटल क्या कर देंगे?
तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, यस और नो? क्योंकि एसेट भी क्लोज है और लायबिलिटी भी क्लोज है रियलाइजेशन अकाउंट में। हमारे पास ना एसेट बुक्स में एग्जिस्ट करती है ना लायबिलिटी। रियलाइजेशन लेके जाएंगे, ना हम उसे बेचेंगे ना वो लायबिलिटी पे करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो बाकी 4000 की एंट्री कर देंगे जो पेमेंट हो रही होगी, फिर नो एंट्री होगी। यहां तो कोई डाउट किसी को बेटा? नोट हो गया ये? स्टेप नंबर 3, पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटी। किसकी पेमेंट करेंगे? सारी लायबिलिटीज की। पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वही 3 तरीके से पेमेंट होगी। कैसे? या तो कैश बैंक से दोगे, कैसे दोगे? कैश, और या क्या ले जाएगा वो? असेट टेक ओवर करा के ले जाएगा, या पेड बाय कौन होगा? पार्टनर। अच्छा बात बताओ, लायबिलिटी को पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। और फर्म देगी तो क्या एंट्री कहेगी? बोलो। रियलाइजेशन टू कैश बैंक, यस और नो? क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और वो असेट टेक ओवर करा के ले जाएगा तो क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। क्या होगी बेटा? नो एंट्री होगी। चले, रियलाइजेशन टू कैश बैंक होगी यदि मार्केट में बेचोगे तो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। असेट वाला ले जाएगा तो कोई एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होगी। और यदि कोई पार्टनर ले जाएगा तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है ना, तो उसका कैपिटल हम बढ़ा देंगे। और रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल। टीना जी समझ आ रहा है? आ रहा है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? असेट्स बेच दी, लायबिलिटी पे ऑफ कर दी, अब किसकी बारी है? पार्टनर के लोन की। किसकी बारी है? पार्टनर के लोन की। आओ जी बात करें स्टेप नंबर 4, पार्टनर्स लोन की। पार्टनर लोन पे बड़ा एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना। या तो लोन कहां पड़ा होगा? ये बैलेंस शीट है, ये पड़ा पार्टनर लोन अकाउंट, यहां पड़ा है। पार्टनर लोन 100 रुपए का कहां पड़ा है? एसेट में। क्या मतलब है? फर्म ने दे रखा है कि ले रखा है? और एक बैलेंस शीट में लोन कहां पड़ा है बताओ? लायबिलिटी साइड में पड़ा है पार्टनर लोन 100 रुपए। बताओ क्या होगा इस केस में? क्या होगा इस केस में? लोन, पार्टनर लोन इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल से एडजस्ट कर देंगे। हमने उससे लोन का पैसा हम कौन है पहले बताओ? फर्म। फर्म ने लोन का पैसा, बोलो, लोन का पैसा लेना है, और कैपिटल का पैसा, तो उसी कैपिटल में से लोन काट ले तो कैपिटल कम कर दे। यहां क्या पड़ा होगा? पार्टनर का कैपिटल पड़ा होगा। फर्ज करो 1000 रुपए पड़ा है, तो 1000 में से 100 कट जाएंगे ना। क्या एंट्री होगी? पार्टनर कैपिटल डेबिट टू पार्टनर लोन। खत्म कर दिया। अब बताओ पार्टनर का कैपिटल कितना दिखेगा? बोलो, पार्टनर का कैपिटल कितना दिखेगा? 900 रुपए दिखेगा। पार्टनर का कैपिटल कितना दिखेगा? बोलो बेटा, 900 रुपीज दिखेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बात कर सकता है। क्लियर है इतनी बात? आगे चले। अब पार्टनर का लोन कहां पड़ा है? कहां पड़ा है? लायबिलिटी साइड। तो क्या करेंगे इस केस में? प्रिपेयर, नहीं, प्रिपेयर अ सेपरेट लोन अकाउंट। इस सिचुएशन में क्या करते हैं? लोन अकाउंट सेपरेट बनाते हैं। अब मैं आपको इसमें 3 केस समझाता हूं, क्योंकि सर सुनो,
पार्टनर के लोन को पार्टनर के कैपिटल से पहले पे किया जाता है, तो फिर उसकी पेमेंट कर देना हम आज ही। यदि कैपिटल में ले जाके प्लस कर देंगे और बाद में कल को पैसे देने में दिक्कत हो गई तो, आपको याद है क्या पेमेंट था? पहले आउटसाइडर सिक्योर्ड, आउटसाइडर अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर का कैपिटल। तो अब इसे कैपिटल में जाके ऐड थोड़ा ना करोगे। तीन सिचुएशन क्या है, हम उसे पेमेंट कितने की कर रहे हैं? पेड 90 रुपए, पेड पूरे 100 रुपए और पेड 120 रुपए। तीन सिचुएशन है। लोन के अगेंस्ट हम उसे कितने रुपए दे रहे हैं? 90। लोन के अगेंस्ट हम उसे कितने दे रहे हैं? 100। लोन के अगेंस्ट हम उसे कितने दे रहे हैं? 120। तो तीनों मैंने क्या कहा था, क्या बनाना पड़ेगा आपको? पार्टनर का लोन अकाउंट। क्या लिखोगे यहां पे? बाय बैलेंस बीडी। कितना बीडी है बोलो? 100 रुपए। और यहां पे क्या लिखोगे? टू बैंक। कितने रुपए दोगे? 90 रुपए। क्या हो गया 10 रुपए का? 10 का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का। हो सकता दे रहे हो, सिचुएशन है। हाँ, एक 20 भी दे देंगे इंटरेस्ट मिलाकर। अब 100 में कितने बटा लिया उसको हमने? 90 में। तो 10 का क्या हो गया? ये प्रॉफिट कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो यहां क्या लिखोगे? बाय पार्टनर लोन। कितने रुपए? 10 रुपए। यदि आप इसकी जलेंट्री बोलोगे तो क्या बोलोगे? इसकी जलेंट्री क्या होगी बोलो? पार्टनर लोन डेबिट टू बैंक टू रियलाइजेशन। 100 का लोन, 90 में सेटल, 10 का फायदा। क्या आपको ये समझ आया? ये थी पहली सिचुएशन। आओ जी, 100 के कितने दे रहे हैं? 100। तो ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई 100 के 100, यहां कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। और एंट्री क्या हो जाएगी? पार्टनर लोन टू बैंक 100 रुपए। ये सेकंड केस में ऐसे करेंगे। सेकंड केस में डाउट किसी को? आगे चले। थर्ड केस में कितने दे रहे हैं? 120। लोन था 100 का, पेमेंट कितनी जा रही है? 120। तो यहां पे क्या आएगा? बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लॉस। कितने का लॉस आ गया? यहां क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स लोन, 20 रुपए का नुकसान हो गया। और यहां क्या लिखोगे? पार्टनर लोन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने? 120। कोई डाउट? तीनों सिचुएशन समझ आ गई? पहली, दूसरी और तीसरी। यदि लोन बैलेंस शीट एसेट साइड पड़ा होगा तो। आओ जी, अब हम आगे किस पे? स्टेप नंबर 5 पे। क्या कहता है स्टेप नंबर 5? क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। किसको बंद कर दो? क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करने पे दो सिचुएशंस आएंगी, या तो क्या होगा? प्रॉफिट, या क्या होगा? लॉस। प्रॉफिट के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। और लॉस के कैसे होते हैं? डेबिट। बोलो हाँ या ना? प्रॉफिट के क्रेडिट होते हैं और लॉस के कैसे होते हैं? एंट्री क्या होगी बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन प्रॉफिट। फिर रियलाइजेशन प्रॉफिट को रखें या खत्म कर दें? तो रियलाइजेशन प्रॉफिट डेबिट टू किस में बांट देंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। और प्रॉफिट के केस में हमेशा कैपिटल क्या होता है? बढ़ता है। और बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट। थिंक लॉजिकली। एंट्री अपने आप बनती चली जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे, लॉस के केस में लॉस क्या होता है बोलो? डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन लॉस डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट आगे, अभी लॉस रखना है कि राइट ऑफ करना है? तो किससे लेंगे? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन लॉस। खत्म हो गया। और लॉस के केस में कैपिटल कम होगा और कम करने के लिए क्या करते हैं? कैपिटल को डेबिट। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, किसे क्लोज कर दोगे? क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट को बंद करने पे दो सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, या तो पैसे लेने हैं या देने हैं। लेने कैसे हैं बताओ, लेने कैसे हैं? लेने हैं ना, तो पैसा आएगा बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ले क्यों कम होगा? किसी जब 11th क्लास की पहली चल एंट्री करते हो, क्या एंट्री करते हो जब बिजनेस शुरू करते हो? तो कैश टू कैपिटल ना। फिर और देने कैसे हैं? देने हैं तो क्या करोगे? खत्म कर दो ने देके पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। बैंक टू पार्टनर कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। भाई साहब यदि उससे पार्टनर से पैसे लेने हैं, हो सकता है उसका ₹1,00,000 कैपिटल हो, लॉसेस की वजह से असेट्स टेकन ओवर कराने की वजह से उसका कैपिटल डेबिट हो गया, तो उससे पैसा लेना बनेगा ना। मान ले ₹1,00,000 उसका कैपिटल था और 1.5 लाख की तो मशीन ले गया, तो 50,000 उससे क्या करने हैं? तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू पार्टनर कैपिटल। आगे समझ, 1 लाख कैपिटल था उसका, 10,000 का लॉस था, तो 90 रह गए, तो 90 तो उसके अभी भी हमने, तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। बिजनेस बंद हो रहा है तो पैसे देके उसे खत्म कर रहे हैं। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? आओ जी, हेडिंग डाल लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हेडिंग डाल लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम? हेडिंग डाल लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 10,000 पड़ा है। कितना पड़ा है? 10,000। केस फर्स्ट साइलेंट है, या आप कह सकते हो नो लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो क्या करेंगे बताओ? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास? 10,000। इसमें से लायबिलिटी कितने की है और फ्री कितना है बताओ? लायबिलिटी 0 है और फ्री कितना है? पूरा 10,000। तो क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 10,000, 6,000 और 4,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? बेटे देखो, ए और बी पार्टनर है 3:2 के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 है, कोई लायबिलिटी है ही नहीं। जब लायबिलिटी नहीं है तो पूरा 10,000 रखिए, पार्टनर्स में बांट के खत्म कर दें। पार्टनर्स में बांटो और खत्म कर दो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के कैसे बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। और किन में बांट दोगे? पार्टनर्स में। पार्टनर्स के कैसे कैपिटल होते हैं, बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। बढ़ाने के लिए क्लियर है? केस 1 नोट कर लो इसे एक बार। केस सेकंड लिखा हुआ है लायबिलिटी अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹4,000। कितने की लायबिलिटी है बोलो? सेकंड केस में कितने की लायबिलिटी है बोलो? इसका मतलब यदि 4 की लायबिलिटी है तो बाकी 6 क्या बच गया? फ्री। जो 4 की लायबिलिटी है उसे क्या करें? उसे दो काम करेंगे, पहले क्लोज करेंगे और फिर क्या करेंगे? उसको पेड करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000, और फिर पे कैसे करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। बचा हुआ 6,000 पार्टनर्स में क्या करना है? बांटना है ना। तो 6,000 का 3,600 और 2,400। मैं फिर से समझाता हूं आपको। 10,000 का रिजर्व है और लायबिलिटी कितने की है? 4 की। तो 10 के रिजर्व में से 4 की लायबिलिटी 6 फ्री। जो 6 फ्री है वो तो पार्टनर्स में बांट दिया। जिस 4 की लायबिलिटी है उसे पहले क्लोज करेंगे रियलाइजेशन से और फिर पे करेंगे रियलाइजेशन से।
वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू बैंक। कोई डाउट यहां तक किसी को? टू रियलाइजेशन 10,000। हाँ, और तो फिर पार्टनर्स में कैसे जाएगा? अपने आप रियलाइजेशन से प्रॉफिट चला जाएगा। नहीं, गलत है, नंबर कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। चले थर्ड केस। थर्ड केस में क्या लिखा है? थर्ड केस में लिखा है लायबिलिटी पूरी कितने की है? 10 की। तो सर जब लायबिलिटी 10 की है तो पार्टनर्स में तो कुछ बटेगा ही नहीं, फ्री है ही नहीं कुछ। पूरी की पूरी लायबिलिटी कितने की है? 10,000। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन टू रियलाइजेशन 10,000 और रियलाइजेशन टू बैंक 10,000। कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? चले आगे। नेक्स्ट केस नंबर 4। वो कहता है लायबिलिटी कितने की है? 12,000 की लायबिलिटी है। कितने की लायबिलिटी है? 12। रिजर्व 10 का, लायबिलिटी कितने की? ये तो कुछ है ही नहीं। तो क्लोज कितने से करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन कितना? 10। और पेमेंट कितने की करेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 12,000। कोई डाउट? फोर्थ केस में लायबिलिटी कितने की है? 12 की। तो हमारे पास रिजर्व 10 का था, तो हम क्लोज कितने से कर सकते हैं? सिर्फ 10 से। और पेमेंट कितने की करेंगे? 12,000 की। कोई डाउट यहां था किसी को? नहीं, वो ऑटोमेटिकली यहां से 2,000 ज्यादा होगा, पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रियलाइजेशन का लॉस 2,000 से बढ़ गया। नेक्स्ट आगे फिफ्थ केस। फिफ्थ केस ध्यान से देखना। सर रिजर्व है ही नहीं, रिजर्व 0 है और लायबिलिटी 5,000 की है। कितने की है? जब सर रिजर्व है ही नहीं तो ये एंट्री तो होगी नहीं, और ये एंट्री कितने से होगी? रियलाइजेशन टू बैंक कितने से होगी? 5,000 से। रिजर्व है ही नहीं और लायबिलिटी कितने की है? 5,000 की। तो क्लोज तो कुछ करेंगे ही नहीं, सीधी पेमेंट करेंगे। रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 5,000। कितनी पेमेंट करेंगे रियलाइजेशन टू बैंक? 5,000। हाँ जी, ऐसे होगा। देखो बेटा, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। इम्प्लीमेंटेशन हम सारी की सारी क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। जब अभी हम सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन करेंगे तो उस चीज को कवर अप कर लेंगे। तो जी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करते हैं जिसमें बच्चों को जनरली प्रॉब्लम आती है। तो ये देखो बेटा, ये एक बैलेंस शीट पड़ी है। बैलेंस शीट में ये पड़े हैं डेटर्स 100 रुपए के। इसमें प्रोविजन पड़ा है 10 रुपए का, तो कितना आ गया? 90। यहां लिखा है डेटर्स आर रियलाइज्ड ऑफ ₹92। डेटर कितने के रियलाइज हो गए? 92 के। तो आप बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे करेंगे? सर ये रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन टू डेटर पूरे 100 रुपए बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये एंट्री सिखाई थी ना अभी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन कितने रुपए? 10। और जब पैसा मिलता है तो क्या एंट्री होती है? बैंक टू रियलाइजेशन। तो क्या लिखेंगे यहां पे? बाय ब्रैकेट में क्या है? डेटर 92। और यदि कोई एंट्री पूछ ले क्लोज करने की तो क्या एंट्री होगी? बोलो। पहली एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू डेटर कितने रुपए? 100 रुपए। फिर एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने रुपए? 10 रुपए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू रियलाइजेशन कितने रुपए? 92। ये 3 एंट्री समझ आती हैं? बोलो। ये लेजर पोस्ट है, ये जनरल एंट्रीज है और ये एग्जांपल है। यहां बच्चों को जनरली अमूमन गलती। आओ जी हेडिंग डाल लो, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन, हाँ जी, हाँ हेडिंग डाल लो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। शुरू करें? देखो मेरी बात सुनो, दो बातें हैं, ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन में दो चीजें होती है बेटा, एक तो रियलाइजेशन का एक्सपेंस होता है और एक रियलाइजेशन कराने की क्या होती है? रेम्यूनरेशन। देखो बेटा,
रियलाइजेशन करवाना ना एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एक भारी भरकम प्रोसेस है। इसके अंदर हमें अपनी एसेट्स बेचनी है, लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, तो बहुत लोगों से मिलना पड़ता है, बहुत सारे लीगल कंसल्टेंसी होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, वेरिफिकेशंस होती हैं, दुनिया भर का काम है। तो क्या फर्म ये, अच्छा बताओ, डिसोल्यूशन करवाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। फर्म क्या है? आर्टिफिशियल बॉडी, फर्म तो कर नहीं सकती भाग दौड़, तो फर्म के बिहाफ पे कौन करेगा? कोई पार्टनर। किसी पार्टनर को क्या पड़ी है ये करने की, जब तक कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, और उसी मॉनेटरी बेनिफिट को क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। चल तू काम करियो यार, 10,000 रुपए ले लियो। फर्म ने ए को बोला कि ए चल तू 10,000 ले लियो, सारा डिसोल्यूशन करवा दे, सारी एसेट्स बिकवा दे, लायबिलिटी पे ऑफ करवा दे, कि झगड़ा दंगा फसाद ना हो, तू सारा काम कर दे, 10,000 रुपए हो गए तय। अब उसने कहा जो खर्चा होगा वो, अरे खर्चा तो फर्म का ही है, मान लो 6,000 रुपए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कितने हैं? 6,000। ये 6,000 खर्चा भी किसका है? फर्म का। किसका बेटा? फर्म का। सुनो, यदि साइलेंट होगा क्या होगा? तो एक्सपेंस किसका है? या क्वेश्चन कह रहा होगा ए अलाउड अ रेम्यूनरेशन of rupees 10,000 for the process of dissolution including expenses। क्या होगा? including expenses। उस केस में 6,000 रुपए किसका खर्चा होगा? ए का। किसका खर्चा होगा? ए का। क्लियर है इतनी बात? मैं दोबारा बोल रहा हूं, रियलाइजेशन का खर्चा 6,000 है, रियलाइजेशन की रेम्यूनरेशन कितनी है? 10,000। ये दोनों की दोनों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्म की। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? यदि साइलेंट है तो 6,000 खर्चा फर्म देगी, और यदि क्वेश्चन ऐसे कह रहा है ए अलाउ रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000 फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस, इसका मतलब अब 6,000 किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ए की। अब इसमें दो बातें होंगी, इसमें दो बातें होंगी, एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर ए और एक्सपेंस पेड बाय फर्म। कौन दे रही है? फर्म। यदि पार्टनर ही पे कर रहा है खर्चा तो नो एंट्री, हमें क्या जरूरत है एंट्री करने की? भाई ये 6,000 खर्चा करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। सेकंड केस में इंक्लूडिंग एक्सपेंस है, तो 6,000 पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पार्टनर की। और कौन पे कर रहा है? पार्टनर। तो हम क्या करें? हम किसके मुनीम है? हम किसके अकाउंटेंट है? बोलो। फर्म के। तो खर्चा कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, और करना भी किसको चाहिए था? पार्टनर को। बात खत्म। अच्छा, ये 6,000 का खर्चा सेकंड केस में किसको करना चाहिए था? पर किया किसने है? तो फर्म क्या करेगी? उसके कैपिटल से काट लेगी। तो फर्म कहेगी एज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 6,000। यदि फर्स्ट केस साइलेंट है तो फर्म क्या एंट्री करेगी? बोलो। फर्स्ट केस साइलेंट है तो क्या एंट्री बनेगी? बोलो। एक एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितने रुपए? 6,000। और जो 10,000 रेम्यूनरेशन दिया उसके लिए एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट टू एज कैपिटल 10,000। ये सुन लो, फर्स्ट केस में एक्सपेंस को लेके क्वेश्चन साइलेंट है, तो वो एक्सपेंस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो फर्म ने कर दिया, और 10,000 फर्म ए को दे रही है तो ए का कैपिटल बढ़ा दिया। सेकंड केस में दो बातें हैं, या तो क्या है बेटा? अच्छा, सेकंड केस में 10,000 दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? तो क्या एंट्री होगी? बोलो। रियलाइजेशन डेबिट टू एज कैपिटल। कितना? 10,000। अब दो बातें होंगी, खर्चा कौन कर रहा है? पार्टनर। तो फिर करना किसको चाहिए? और कर भी कौन रहा है? तो हम क्या करें? नो एंट्री। फिर दूसरा, करना किसको चाहिए? पार्टनर को। कर कौन रही है? फर्म। तो फर्म उसके कैपिटल को काट लेगी। इसको नोट कर लो, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया एक्सपेंस का। फर्स्ट केस में दो एंट्री होगी, सेकंड केस में पहले एक एंट्री होगी, फिर ये वाला केस होगा तो नो एंट्री होगी, और वो वाला केस होगा तो वो एंट्री होगी। आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 8। ध्यान से बुक से एक बार रीड करो क्या कह रहा है क्वेश्चन।
एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फटाफट आ जाओ बेटा। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा है बेटा। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं बोलो, 10,000। तो क्या एंट्री होगी, सॉल्यूशन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना बोलो 10,000। सेकंड पॉइंट रीड करो क्या है, वो कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 पेड बाय तरन, किसने पे किया है, क्या एंट्री होगी बोलो, रियलाइजेशन डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, कितना 5,000। थर्ड पॉइंट पढ़ो, वो कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ मदन। मदन एक पार्टनर है, उसके बिहाफ पे फर्म ने पे किया है, तो फर्म उसका कैपिटल बढ़ा देगी या कम कर देगी, एंट्री होगी मदन्स कैपिटल डेबिट टू, फर्म की जेब से पैसे जा रहे हैं, कितना 5,000। फोर्थ पॉइंट पे आओ, फॉर पवन अ पार्टनर पेड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, क्या वर्ड लिखा है, मतलब खर्चा मिलाकर कितने रुपए देने हमने उसको डिसोल्यूशन के लिए। एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है, हम क्या करें, हमें 10,000 सुनाई दे रहा है, हमें सिर्फ कितने देने हैं उसको, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पी कैपिटल, कितना 20,000। हमें मतलब नहीं है, हमने 20,000 दे दिए, अब चाहे वो जितना मर्जी खर्चा करे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा था, इंक्लूडिंग एक्सपेंस। चाहे 50,000 खर्चा है, हमें क्या मतलब, ठीक है, हमने जो जितने का वादा किया था हमने उतने उसके अकाउंट में डाल दिए। फिफ्थ पॉइंट पे आओ, अच्छा पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, पढ़ो ध्यान से, इंपॉर्टेंट मार्क करो फिफ्थ पॉइंट को, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 है, कितने खर्चा, उसमें से 3,000 कौन बॉन्ड करेगा और बाकी कौन बॉन्ड करेगा, रवि, और टोटल के 8,000 दिए किसने है, फर्म ने। अच्छा बताओ एक्सपेंस है कितना, 8,000, ये पे किसने किया है, अच्छा, इसमें से खर्चा फर्म का कितना है, 3, और रवि का कितना है, 5। फर्म किसको रिकॉर्ड करेगी, अपने पार्ट को ना, फर्म का खर्चा कितना है, तो फर्म बोलेगी रियलाइजेशन डेबिट कितना 3, और 2 बैंक, पैसे कितने गए हैं, पैसे तो 8 गए हैं, बाकी 5,000 फर्म ने किसके बिहाफ पे किए हैं, तो रवि के कैपिटल को क्या कर देंगे भाई, रवि से लेने हैं ना 5,000, रवि से 5,000 लेने हैं, हमने रवि के बिहाफ पे दिए थे ना, फर्म ने रवि के बिहाफ पे कितने रुपए खर्च किए हुए हैं, 5,000, जो रवि के कैपिटल से हमने काट लिए, दिए देंगे क्यों यार, 8,000 के खर्चे में से 3,000 कौन, कोई उनके बीच में कुछ तय हुआ होगा कि 3,000 कौन देगी और 5,000 कौन देगा, पर जब पेमेंट की बारी आई तो पूरे 8,000 किसने दिए, तो फर्म बाद में रवि के 5 काट लेगी ना, क्योंकि रवि ने वादा किया था। क्लियर है, जैसे मान ले आप और मैं एक ट्रिप पे गए, मैंने कहा पेट्रोल का खर्चा मेरा और फ्यूल मेरा, और बीच में जो भी जहां पे स्टे करेंगे या जो भी खाएंगे पिएंगे वो सब आपका, पर अब जब हम गए तो सारे पैसे आपने दे दिए, फ्यूल के भी आपने दे दिए, तो आके मैं आपको फ्यूल वाले पैसे क्या कर दूंगा, रिइंबर्स कर दूंगा ना, जस्ट लाइक दैट। ठीक है जी, अब 5A मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट करा रहा हूं, सेम पॉइंट है ये सेम पॉइंट है, ये एक्सपेंस कितना है बोलो, 8,000, पे किसने किया है, रवि ने, किसने पे किया है, इसमें से फर्म का कितना है 3,000 और रवि का कितना है, 8,000 के खर्चे में से 3 किसका है, फर्म का, और 5 किसका है, और पूरे के पूरे 8,000 दिए किसने है, रवि ने। क्या लिखा है, नया पॉइंट है ये 5A। तो बताओ हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, फर्म की, तो फर्म का खर्चा कितना है, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन डेबिट टू, हमने किसका पैसा देना है, रवि का, 5,000 खर्चा किसका है, रवि का, और पे भी किसने किया है,
रवि ने, तो मैं क्या करूं? रवि का खर्चा रवि देगा तो मैं कोई एंट्री करूंगा? पहले बताओ। एंट्री करूंगा। आओ जी 6 पॉइंट पे आ जाओ। 6 पॉइंट क्या कहता है, बुक से ध्यान से एक बार रीड करो। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5000 आर टू बी बॉर्न बाय एंड पेड बाय करन अ पार्टनर। बॉर्न भी कौन करेगा और पे भी कौन करेगा? तो हमको एंट्री रिकॉर्ड, आपको पेपर में लिख के आना होगा नो एंट्री। 7th पॉइंट, 7th point, Manoj, a partner, to carry out the dissolution of the firm and agreed a remuneration of 10,000। कितने मान गया वो? एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल कितना? 10,000। 8th पॉइंट पे आओ, क्या कहता है 8th पॉइंट? देव अ पार्टनर टू पेड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर विच ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 वर पेड बाय द फर्म। अच्छा बताओ, कहीं लिखा है कि 15,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस है, इसका मतलब 15 भी कौन देगी? फर्म, और 8 खर्चा भी कौन करेगी? फर्म। रेम्यूनरेशन कितनी देनी है? तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू देव को कितने पैसे देने हैं? किस बात के देने हैं? कितने देने हैं? 15। और खर्चे की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक 8,000। ये बैंक से एंट्री किसकी करी है? टोटल हमारा खर्चा कितना हो गया? 23,000। बोलो यस और नो। रेम्यूनरेशन के लिए देव का कैपिटल बढ़ा दिया और खर्चों के लिए एक्सपेंस बढ़ा दिए। क्लियर है? आगे चलें। लास्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर बॉर्न बाय द पावित। कौन बॉर्न करेगा? पर पे किसने की है? हितेश ने। तो फर्म क्या करेगी? पावित से लेके किसको दे देगी? हितेश को। तो P2H। भाई साहब सुनो, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, दो पार्टनर आपस में डील नहीं करेंगे, किसके पास जाएंगे? पापा के पास। पापा कौन है यहाँ? फर्म। तो फर्म क्या करेगी? P से लेगी और H को दे देगी। वही बात, सीधी बात, कुछ नहीं करना, खेली खेली करनी है। क्या इसका कैपिटल कम करना है तो डेबिट कर दिया, उसका कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट कर दिया। मुझे बताओ अकाउंट्स में है क्या? डेबिट और क्रेडिट। जिसका कैपिटल बढ़ाना है उसको क्रेडिट कर दो, इसको कम करना है उसको। आओ जी, आओ जी शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 देखो, बुक से एक बार ध्यान से रीड करोगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। एल एक पार्टनर है फर्म में जो डिसोल्यूशन के प्रोसेस को लुक आफ्टर करेगा, और उसके लिए उसको क्या रेम्यूनरेशन दे रहे हैं? 10,000। तो क्या एंट्री होगी बोलो? रियलाइजेशन डेबिट टू एल कैपिटल कितना बेटा? 10,000। सेकंड पे आओ। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 8,000 वर पेड बाय द एम। कितना खर्चा है? एम ने पे किया, तो क्या होगा? रियलाइजेशन डेबिट टू एम कैपिटल कितना? 8,000। थर्ड पे आओ। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है? 5,000। तो क्या होगा? रियलाइजेशन टू कैश, कैश अकाउंट 5,000। फोर्थ पॉइंट पे आओ। 4, 5, 6 तीनों अच्छे हैं, ध्यान से पढ़ना। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कहता है पी अ पार्टनर, पी क्या है? पार्टनर, वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही अलाउइंग अ रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000। पी एग्री टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। पी मान गया सभी डिसोल्यूशन एक्सपेंस को करवाने के लिए। आगे चलते हैं। पी एग्री कर गया कि सारे डिसोल्यूशन करा देगा। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस पर 4,000 वर पेड बाय द पी। किसने पे की है? हम क्या करें? हम तो सिर्फ कितने की एंट्री करेंगे? 7,000 की। रियलाइजेशन टू बेटे क्या कहा है उसने? 4,000 रुपए का खर्चा कौन बियर करेगा? क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि पी मान गया वो खर्चा करने के लिए। फिर वो बियर मतलब झेलना। बियर का मतलब वो नहीं बेटे जो आप लोग लेते हो, यहाँ बियर का मतलब झेलने से है, बॉर्न करने से है। आप कुछ मान सकते हो बेटे अपनी तरफ से। इंक्लूडिंग लिखा लिखा तो है यार, इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा हो या ये लिखा हो बियर ऑल एक्सपेंसेस, दोनों का मतलब सेम नहीं है। खर्चा मिलाकर, या वो कह रहा है, पी कह रहा है कि मैं खर्चा झेल लूंगा, इसका मतलब उसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है 4,000 रुपए का खर्चा करना, या फर्म की है? बोलो भाई बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है डाउट? क्लियर है?
अगला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है। एन एक पार्टनर है, वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वॉज अलाउइंग अ रेम्यूनरेशन ऑफ, इस बात के लिए उसको फर्म कितने रुपए दे रही है एन को। एन कह रहा है कि मैं सारा डिसोल्यूशन का एक्सपेंस कर लूंगा, पर जब एक्चुअल खर्चा 4000 करने की बारी आई तो वो पे किसने की है, तो फर्म उसके 4000 काट लेगी। तो दो एंट्रियां होंगी फिफ्थ केस में, क्या, रियलाइजेशन डेबिट टू एन, कितने देंगे उसको, बाद में एन के कैपिटल में से कितने काट लोगे, और ये एक दिन दी होगी, ये किसी और दिन उसने खर्चा किया होगा। क्लियर है ये? तो एन का कैपिटल काट लिया ना, एन टू बैंक करा है ना, एन का कैपिटल तो कम करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक कर दूं तो रियलाइजेशन में इनकम चली जाएगी, खर्चा तो 9000 ही है ना यार हमारा। ये बता, एन टू रियलाइजेशन करूंगा तो फिर पैसा कहां गया फर्म का। ठीक है, सुबह उठ के आने के ना कुछ सच में नुकसान है। इधर देखो, पहले यहां तक देखो, यहां तक डाउट है किसी को फिफ्थ पॉइंट में। सिक्स पॉइंट पे आओ, क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से सिक्स पॉइंट। क्यू अ पार्टनर, सिक्स को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू एक पार्टनर है जो लुक आफ्टर किया है डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए, उसे फर्म 18,000 रुपए की क्या देगी, रेम्यूनरेशन। तो क्या एंट्री होगी, बोलना जरा, 18,000 की रेम्यूनरेशन की, रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, कितना, 18,000 के बदले में वो फर्म का क्या उठा के ले गया, स्टॉक, जो रियलाइजेशन में क्या हो चुका है, क्लोज, क्या हो चुका है, क्लोज। अच्छा बताओ, स्टॉक अब कहां पड़ा है, रियलाइजेशन में, तो जब वो स्टॉक लेके जाएगा तो क्या एंट्री करेंगे, कैपिटल टू स्टॉक, टू स्टॉक, स्टॉक तब करते हैं यदि स्टॉक पड़ा होता, पर स्टॉक तो ऑलरेडी कहां जाके क्लोज हो चुका है, तो Q2 रियलाइजेशन कितना, 18। इन दोनों एंट्रियों को देखना, कट गई तो क्या एंट्री बनी, नो एंट्री। या ये दो एंट्री करो या नो एंट्री करो। पहले बताओ, समझ आया? Q को जब 18,000 की रेम्यूनरेशन देंगे तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन टू Q, फिर उस Q उसके बदले में क्या ले गया, पढ़ो, वो स्टॉक ऑलरेडी बुक्स में क्या हो चुका है। इसका मतलब जब Q कोई चीज लेके जाएगा तो Q का कैपिटल बढ़ाना है कि कम करना है, बढ़ाना है, तो Q's कैपिटल डेबिट टू स्टॉक ले गया, स्टॉक क्रेडिट होता, पर स्टॉक ऑलरेडी पहले एक एंट्री में क्या हो चुका होगा, बोलो, एंट्री हो चुकी होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू स्टॉक, तो वो स्टॉक, ये रियलाइजेशन यहां आ गया। यस और नो? कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां पे हमारे चैप्टर के क्या हो गए बेटा, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम डीके गोयल के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे सैंपल पेपर के। आप देखो 2 घंटे के अंदर, लगभग 1.5 घंटे के अंदर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अभी भी किसी को डाउट है तो बैठ जाए, बात कर सकता है, बाकी सब लीव कर सकते हैं।